हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो जो विद्यार्थी सेशन में आ चुके हैं वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का ये जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली आपका जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। अगर जो आप इस क्लास को देखते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनको आप लोग ईजिली तरीके से सही कर पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो थोड़े आपके एग्जाम से अप लेवल के हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन लिया हूँ, न्यूमेरिकल भी लिया हूँ, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे किया गया है, तो आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इसको कंसल्ट मत कीजिए और बताइए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, दो तार जो एक ही पदार्थ के बने हैं। क्या है, दो तार हैं जो क्या है, एक ही पदार्थ के बने हैं। पदार्थ यानी कि इनमें क्या दिया गया है, रो 1 जो दिया गया है वो बराबर हो गया है रो 2 के। ये बात दे दी गई है, ये बात क्या है, दिया गया है। और बात की जाए समान लंबाई यानी कि L1 जो है वो क्या है, L2 के बराबर है। L1 क्या है, L2 के बराबर है। और बात की जाए यहाँ पर तो देखेंगे, किंतु उनके व्यासों में जो अनुपात दिया गया है यानी कि D1 रेशियो D2, ये कितना दिया गया है, D1 रेशियो D2 जो दिया गया है वो 3:1 दिया गया है। 3 रेशियो क्या दिया गया, 1 दिया गया है। ठीक है, तो अगर जो ये इनका रेशियो ये दिया गया है, तो अगर जो हम लोग क्या करेंगे R1 और R2 का रेशियो निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा आप लोग बताएंगे, क्योंकि अगर जो इनमें भाग देंगे तो इसमें भी 2 से भाग देना पड़ेगा। ओवरऑल बात की जाए तो 3:1 क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, ये भी अनुपात हो जाएगा, त्रिज्या का भी अनुपात हो जाएगा। अब बात किया, इसमें मोटे तार का प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे, देखिए फार्मूला होता है R बराबर क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से यहाँ पर रो इस R1 हम लोग निकाल रहे हैं, मोटे तार के लिए दिया गया है तो मोटे तार के लिए 10 दिया गया तो 10 लिख देंगे। प्रतिरोध क्या गया 10, और रो और उसके अंदर यल और एरिया क्या हो जाएगा πr²। और मोटे तार के लिए यानी कि उनका व्यास जो दिया गया है ये दिया गया है, यानी कि 3 की, यानी कि πr² यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यल रो L अपान पाई, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और 9 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब बात की जाए यहाँ पर देखेंगे, ये तो हो गया। अब बात की जाए हम लोग निकालने वाले हैं कि इसका प्रतिरोध, इसका निकालने वाले हैं R1 के लिए। तो R1 के लिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल कर दें इसको थोड़ा सा, ताकि जगह मिल जाए। यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो R2 निकालने जा रहा हूँ, तो R2 बराबर रो समान है, यल भी समान है, और एरिया क्या हो जाएगा पाई और R² यानी कि R कितना दिया गया है 1, यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 बराबर रो L अपान पाई, रो L अपान पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर R1 की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दी गई है, 10 दिया गया, और R2 की वैल्यू मैंने निकाला 90 आ गया। तो पूछा क्या गया, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी कि 90 और प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 कौन से ऑप्शन में दिया गया देखो और बताओ, तो 100 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है परिपथ से। यहाँ पर देखो इसमें कहा क्या गया है, ये दिए गए परिपथ की शक्ति है कितना दिया गया है, 150 वाट है। यदि प्रतिरोध R का मान, इसमें क्या दिया गया है, यानी कि P की वैल्यू दी गई है कितना, 150 वाट, और R का वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कितना, 15 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो क्या करेंगे, इसका संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 यानी कि क्या हो जाएगा 6R डिवाइडेड बाई 6 + R, ये हो जाएगा पूरा। इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब बात किया हम लोग क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर जाएगा R की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो V जाएगा, V क्या हो जाएगा, ये इसमें सेम जाएगा, इसमें सेम जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर I जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, V² बटे क्या होता है, R होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो P की वैल्यू दी गई है 150,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 150 लिख देंगे। और वी स्क्वायर यानी कि 15, 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर, आर की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 6R और इंटू क्या हो जाएगा 6 + R, 6 + R ये हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। यानी कि 15 ये 10 बार कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 चक्कर 60R बराबर होगा कितना 15 इंटू 6 यानी कि 90 प्लस के कितना हो जाएगा 15R, ये हो जाएगा। अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो इसको इधर लेकर आएंगे, इसको ये यहीं पर रहेगा तो क्या हो जाएगा इसको इधर लेकर आएंगे तो 45 हो जाएगा। 45R बराबर 90 और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम कौन से ऑप्शन में देगा, ऑप्शन नंबर डी में देगा, तो उसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने विद्यार्थी क्या बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर जो आप पूरे क्लास को देखते हैं तो यकीनन मानिए आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। कोई एलईडी 10 मिनट तक 5 एम्पियर धारा लेता है, इस एलईडी में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। जहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात क्या शुरू कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान टी होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, और क्यू बराबर क्या होता है एन ई होता है, क्यू बराबर क्या होता है एन ई, यानी ई अपान क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन की वैल्यू पूछी गई है। और बात किया यहाँ पर टाइम जो दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। ये एम्पियर में मिली एम्पियर में दिया गया है, एम्पियर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻⁻ का क्या हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। अब बात क्या है वैल्यू रखते हैं, आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से 5 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू एन की वैल्यू ज्ञात करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई टी, समय कितना देगा 600 सेकंड, क्या हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 5 छक्का 30 क्या हो जाएगा 3, इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एन हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई कितना 10⁻⁻19 प्लस का 19, ये हो गया एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 16 को 16 16 32 16 3 48 16 करने 16 और कितना बचा 16 14 16 16 32 16 3 48 16 85 16 छक्का 96 16 7 112 16 8 128 16 8 128, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट इतना इंटू क्या हो जाएगा 10⁻19, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा, ठीक है। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखो बायोलॉजी से क्वेश्चन है, किसी पुष्प के नर एवं मादा जननांगों को क्रमशः कहा जाता है। नर भाग को क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं, और मादा भाग को क्या कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे बायोलॉजी का, स्टीमन और क्या हो जाएगा पिस्टिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा लग रहा है, चलो देख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो कहा क्या गया है मटर, इंग्लिश वाले विद्यार्थी इधर देखते रहेंगे, मटर के 2 पौधों के संकरण से जिनमें एक हरे गोल गोल हरे बीज और दूसरा झुर्रीदार पीला बीज का है, यानी कि क्या किया गया संकरण कराया गया मटर के 2 पौधों को लेकर, उनमें जो पाया गया कैपिटल आर स्मॉल वाई पाया गया, और स्मॉल आर कैपिटल वाई पाया गया, ठीक है। F1 पीढ़ी में के पहले जो क्या प्राप्त हुए ये पीले और गोल प्राप्त हुए। जब F1 पीढ़ी के पौधों को स्वनिर्देशन किया गया तो F2 पीढ़ी में 4 लक्षण पाए गए, गोल पीले पाए गया और गोल हरा पाया गया, झुर्रीदार पीला पाया गया, झुर्रीदार हरे पाए गए। ये सब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये मेंडल के द्विसंकर की बात कर रहा है, ठीक है। कुल पौधों की संख्या कितनी दी गई है 16,000 दिया गया है, कुल मिलाकर कितने पाए गए 16,000।
तो पूछा गया है गोल, पीले एवं व झुर्रीदार बीजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मेंडल ने क्या कराया था, संकर कराया था। तो आप लोग F2 में F2 का जो रेशियो था वो आप लोग क्या पाए थे, आपको ये बताना रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ जो रेशियो था वो कितना था, 9:3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यही पाए थे। तो 9 3 12 12 3 15 16, यानी कि एक की वैल्यू कितना हो गई 16, जो है वो कितना पाएगा 16,000, यानी कि एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू 1000 हो जाएगा। अब ये आपको ये पता रहना चाहिए कि ये 9 जो है वो किसका है, ये 3 किसका है, और ये किसका है, और ये किसका है। अगर जो आपको ये पता चल जाए तो इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग उत्तर पता कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 9 था वो क्या था, गोल पीले थे, और जो 3 थे वो गोल हरे थे। और हमसे पूछा क्या गया है, गोल पीले यानी कि 9, और किसका पूछा गया है, जो 3 था वो किसका था, गोल हरे थे। 3 कितने थे, गोल हरे। तो गोल हरे की बात नहीं की गई, झुर्रीदार की बात की गई है। तो आप लोग झुर्रीदार के लिए बताएंगे, ठीक है। झुर्रीदार कितने थे, झुर्रीदार और कौन सा, हरा कलर। झुर्रीदार और हरा कलर कितने थे, आपसे ये पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे झुर्रीदार कितने थे। ये मैंने बताया इसके लिए 9 था, और ये कितना था, अगर जो झुर्रीदार पीले की बात की जाए तो झुर्रीदार पीला कितना था, 3 था, वो भी कितना था, 3 था। तो झुर्रीदार और हरे की बात की गई तो झुर्रीदार हरे की बात की जाए तो 1 था, यानी कि 9 और 1। तो 9 क्या था, गोल पीला था। तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, 9000। और बात की है झुर्रीदार हरा कितना था, झुर्रीदार हरा कितना था, 1000 था। तो क्या सही हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन, और आप लोग देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो देखो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम कौन सा है, आपको ये बताना है। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। सेलेक्ट फ्रॉम फ्लोइंग अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले ग्राही होता है, फिर क्या होता है सेंसर न्यूरॉन होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर मोटर न्यूरॉन होता है, फिर इफेक्टर होता है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले क्या होता है, ग्राही होता है, उसके बाद में क्या होता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर मेरुरज्ज, फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका, या फिर कार्यकर। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात किया है आगे, ये क्वेश्चन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बेसिकली इसमें कहा क्या गया है, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के लिए सही समूह पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप मटेरियल यूज इन डेली लाइफ। कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन। लकड़ी, कागज, साबुन, चमड़ा। पॉलिएस्टर, रेशम, कपास, लकड़ी। प्याज के छिलके, फल, लकड़ी, ऊन। तो इसमें पूछा क्या गया है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी कि समूह पूछा गया, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह पूछा गया है। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। तो आपको पता है तो आप लोग बताएंगे, नहीं पता तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो निम्नीकरणीय क्या होते हैं, जो जीवो द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जीवो द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, नायलॉन दिया गया है, नायलॉन अपघटित हो जाएगा या नहीं होगा, जल्दी से देखो और बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर नायलॉन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो अनिम्नीकरण होता तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर चमड़ा देखेंगे तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कपास दिया गया, लकड़ी दिया गया है, पॉलिएस्टर दिया गया, तो पॉलिएस्टर के लिए ये गलत हो जाएगा। बात की जाए ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी केवल चौथा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ओजोन परत की क्षीणता के परिणाम स्वरूप हो गया है वैश्विक उष्मन। जी हाँ बिल्कुल सही होगा या गलत होगा। पृथ्वी की सकल ताप में कमी, या पृथ्वी पर परावैगनु विकिरणों का बढ़ता उद्भवन, या मानव में त्वचा कैंसर की बढ़ती संभावना। तो ओजोन परत की क्षीणता के परिणाम स्वरूप कैंसर तो हुआ है, कैंसर की बढ़ती संभावना, यानी कि चौथा तो होगा। चौथा इसमें दिया गया है तो ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। अगर जो पहले और तीसरे में से कोई एक डिसाइड कर ले जाए तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। ताप में कमी थोड़ी ना होगा, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा ये इसमें दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। अब बात की है यहाँ पर पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरणों का बढ़ता उद्भासन या वैश्विक उष्मन। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा।
ओजोन परत के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों जो आती हैं वो उससे क्या होता है, कैंसर होता है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा ही सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा इसमें दिया गया, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बात किया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता नहीं, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो एक जिसमें दिया गया है वो गलत हो जाएगा, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, केवल की बात की गई है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो था बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, बाकी तीसरा और चौथा सही है, देख लीजिए एक बार। किसी धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के जैसा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, धारावाही प्रणालिका जो होती है वो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और चौथा, किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर तथा बहुत निकट होते हैं, इसमें धारावाही प्रणालिका के भीतर। ठीक है, बिल्कुल, उसका नाम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखिए 50 नंबर क्वेश्चन बताओ, इस 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बेसिकली इसमें कहा क्या गया है, साइक्लोहेक्सेन C6H12 के एक अणु में होते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, C6H12 यानी कि साइक्लोहेक्सेन बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, अच्छा सीधे सीधे थोड़ी ना रहेगा, ये गलत हो जाएगा। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये 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 और ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। बेंजीन में अल्टरनेट क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सीन कहते हैं। हेक्सेन नहीं कहते हैं, हेक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 1 2, और यहाँ पर ये चीज भी होता है। इधर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, तो इसको बॉन्ड को पूरा करने के लिए डबल एच चाहिए, तभी तो इसी का पूरा होगा। यहाँ पर भी 2 एच रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे, और यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे 2, और यहाँ पर भी रहेंगे। तो 2 2 4, 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 एकलबंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो यहीं पर बेंजीन की बात की जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, बेंजीन यानी कि साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन कहते हैं, साइक्लोहेक्सीन नहीं कहते हैं, हेक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C6H6, तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ऐसे होता है, उसके बाद में ऐसे होता है। देखिए उस वो भी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन वाला भी। यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड पाया जाता है, और यहाँ पर भी। और एक एक बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए रहता है यहाँ पर सब में। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो जाएगा, एकल बॉन्ड हो जाएगा। 1 2 3, 6 3 9, 9 क्या हो गया, एकल बॉन्ड हो गया। और बात की जाए डबल बॉन्ड कितने हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। ये साइक्लोहेक्सिन के लिए है, यानी कि बेंजीन के लिए है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीव उस समूह का चयन कीजिए जिसमें खाद्य पदार्थ के विघटन शरीर के बाहर होता है। खाद्य पदार्थ का जो विघटन होता है वो शरीर के बाहर होता है, किसमें, अमीबा में। अमीबा में शरीर के बाहर होता है खाद्य पदार्थ का विघटन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। अमीबा उत्पाद के द्वारा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, उसके बाद में क्या करता है, अंदर क्या करता है, पचा देता है। यहाँ पर देखो रोटी की फफूंद, मशरूम और ईस्ट, तो यहाँ पर ईस्ट की बात की गई तो ईस्ट भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। फीता क्रीम, जू, और क्या दिया गया है, कुस्कुस्टा, मशरूम ईस्ट और कुस्कुस्टा। तो क्या हो जाएगा, इसमें ईस्ट फिर दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, और बात की ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रही है। यहाँ पर देखो जो ईस्ट होता है ये क्या करता है, ये पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो रहा है, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। तो रोटी की फफूंद और मशरूम और ईस्ट ये क्या करते हैं, बाहर के द्वारा करते हैं। रोटी की फफूंद और मशरूम और ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कुकुस्टा दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, ये बाहर थोड़ी करेगा, ये इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से नहीं करेंगे तो आप लोग भी गलत कर देंगे। क्वेश्चन मान सकते हैं हार्ड आते हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे पढ़ेंगे तो
सब क्वेश्चन इजीली सही कर पाएंगे। वायु में ऑक्सीजन की न्यूनता प्रायः खिलाड़ियों व्यक्तियों की पेशियों में ऐंठन का कारण बन जाती है। ये क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल पायर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? पायरुवेट का क्या होता है? लैक्टिक अम्ल में थोड़ी ना बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। पेशी कोशिकाओं में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलना हो सकता है। पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का पायरुवेट में परिवर्तन, दोनों एक ही जैसे दिया गया क्या? पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का पायरुवेट में, लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल का थोड़ी ना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का पायरुवेट का एथेनॉल छोटे जीवों में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो 53 नंबर क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? जब चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं तो वे काली पड़ जाती हैं। जिस पदार्थ के परत का जमने का कारण होता है, तो क्या होता है? किसके कारण ये जमता है? क्या हो जाता है? काली हो जाती है, पूछा गया है। तो जल्दी से देखो और बताओ। व्हेन सिल्वर आर्टिकल एक्सपोर्ड टू द एयर फॉर अ लॉन्गर टाइम दे बिकम ब्लैक, इट इज बिकॉज ऑफ कोटिंग ऑफ। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे और बताएंगे। क्या जम जाता है? तो क्या हो जाएगा? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड ऑप्शन नंबर क्या देगा? ऑप्शन नंबर डी में देगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। याद रखिएगा, चांदी पर क्या होता है? काली परत जमती है। पूछा जाता है चांदी पर कौन सी परत जमती है। ये क्वेश्चन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। किसी बिंब एफ को फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। यदि दर्पण के मुख्य फोकस से डी दूरी पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन पूछा गया। आवर्धन का फार्मूला पूछा गया है, एफ के पद में पूछा गया है, एफ और डी के पद में। तो देखो यहाँ पर कहा गया है बिंब से दूरी दी गई है डी और फोकस दूरी क्या दी गई है एफ। तो आवर्धन का जो फार्मूला होता है एम बराबर क्या होता है? वी अपान यू होता है, ये फार्मूला होता है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ वन अपान एफ बराबर क्या होता है? एक बट्टे वी माइनस का एक बट्टे क्या होता है? यू होता है। लेकिन यहाँ पर जो दर्पण के मुख्य फोकस से बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की जो दूरी दी गई है डी दी गई है, ठीक है, ये दी गई है। अब बात की है हमें एम की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए वी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर वी दिया गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू अपान एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू अपान वी माइनस के क्या हो जाएगा? यू बटे डी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और हम लोग यू से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्यों मल्टीप्लाई करें देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर जो यू दिया गया है, यू की जो वैल्यू दी गई है वो डी दी गई है, तो हम लोग अगर जो वी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है? ये आवर्धन का फार्मूला होता है। ये क्या होता है? आवर्धन का फार्मूला होता है। और यू की वैल्यू जो दी गई है डी दी गई है, तो यानी क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, इसको हम लोग डी कहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हम लोग डी से गुणा भी कर रहे हैं, डी से हम लोग क्या कर रहे हैं? गुणा भी कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी दी गई है, नहीं तो अभी उत्तर अलग आएगा। तो क्या हो जाएगा? वी अपान डी इज इक्वल टू क्या होता है? एम होता है, तो क्या हो जाएगा? डी बाई एफ माइनस, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा एक, और ये क्या हो जाएगा? वन अपान एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन अपान एम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी अपान डी होता है, ठीक है। बाकी इसको क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एफ बट्टे क्या हो जाएगा? डी प्लस के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। एफ बटे डी प्लस एफ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? बी होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष वर्षा के समय लटकी हुई छोटी छोटी बूंदों के एक वर्णीय प्रकाश के परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। विकल्प नीचे दिए गए हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए अपसारी लेंस, यानी कि अपसारी मतलब क्या हो गया? अवतल लेंस। अवतल लेंस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दूसरा तो पक्का सही है। अब दूसरा जिसमें जिसमें दिया गया वो सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ऐसे आप लोग करेंगे, अगर जो आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, ठीक है। ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और आ जाइए। श्वेत प्रकाश कोई पुंज किसी समभुजाकार कांच के प्रिज्म से आपतित होता है, तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो बैगनी होता है। सबसे कम जो विचलित होता है वो क्या होता है? बैगनी थोड़ी ना होता है, लाल होता है। सबसे कम जो विचलित होता है वो क्या होता है? लाल होता है। तो यानी कि थर्ड वाला नहीं होना चाहिए।
थर्ड वाला जिसमें जिसमें दिया गया वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल बात की जाए तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा देखेंगे तो चौथा भी आपको सही मिल जाएगा। सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के लिए वायुमंडल की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि दूसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। एक मोमबत्ती की ज्वाला को कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। तो यानी कि क्या दिया गया है, एफ बराबर दिया गया है कितना, 40 दिया गया। और चूंकि अवतल लेंस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात की यदि ज्वाला की लेंस प्रकाशिक केंद्र से इतना सेंटीमीटर दूरी पर हो, यानी कि ज्वाला यहाँ पर अवतल लेंस की बात की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ज्वाला की लेंस से प्रकाश यानी कि ज्वाला की दूरी यानी कि यू की वैल्यू दी गई है कितना, 40 सेंटीमीटर। और चूंकि प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब हमेशा दूसरे साइड में रखा जाता है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वाला के प्रतिबिंब से लेंस के केंद्र की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि हमें ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करते हैं प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मूला लगाइए, वन अपान एफ बराबर क्या होता है, 1/v और माइनस का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। ये फार्मूला होता है लेंस के लिए। तो 1/f यानी कि माइनस के 1/40 बराबर 1/v हमें ज्ञात ही करना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना दिया गया है, ये भी 40 दिया गया है, तो 1/40 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस यानी कि 2, ये इधर आएगा तो माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि माइनस में आया, माइनस ये इस बात को डिनोट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, दूसरी साइड बना है। निम्नलिखित में से आप किसे जलयोजित लवण के कक्ष ताप पर एक अणु के संयुक्त क्रिस्टलन जल अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, किसमें क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी, आपसे ये पूछा गया। जैसे आप लोग जानते नहीं है, जो फिटकरी होता है उसमें क्या होता है, 24H2 होता है, तो 24 उसमें ज्यादा हो गया। ऐसे ही बताना है इनमें से जो दिया गया है उसमें क्रिस्टलन का जल किसमें ज्यादा होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले फार्मूला याद होना जरूरी है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपको जो आपको पता है तो आप लोग सही कर ले जाएंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O होता है, क्या होता है, CuSO4 इंटू क्या हो जाएगा, 5H2O होता है। यानी कि इसमें 5 पाया गया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको हम लोग जिप्सम भी कहते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O। और बात किया एक फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट में क्या होता है, FeSO4, FeSO4 इंटू 7H2O, 7H2O। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में आया, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें कुछ कहा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे बताएंगे। जब फेरस सल्फेट को शुष्क नली के क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो यह विघटित हो जाता है, यानी कि फेरस सल्फेट FeSO4 को क्या करना है, शुष्क क्वथन नली में रखकर क्या करना है, गर्म करना है। तो क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो जल्दी से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा। तो जब इसको गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, SO3 निकलेगा, SO2 निकलेगा और Fe3O4 निकलेगा। तो कौन से ऑप्शन में देगा, SO3 SO2, SO3 SO2, इसमें केवल SO2 दिएगा तो ये गलत हो जाएगा, SO3 केवल देगा ये गलत हो जाएगा, ये होगा, ये होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, Fe3O4 और SO2 SO3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। यहाँ पर PQR क्या है, इसके कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है PQRS का। तो संतुलित करना है, तो आप लोग देखेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले AL की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना चाहिए, यहाँ पर 2 दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, P के दर पे क्या होना चाहिए, 2, यानी कि P की वैल्यू 2 होनी चाहिए। 2 इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, कोई एक हो जाएगा, ये होगा, ये तो नहीं होगा, पक्का बात है, तो गलत कर दीजिए। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बात किया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O की वैल्यू कितनी दी गई है, अच्छा रुक जाइए 2 मिनट रुकिए, यहाँ पर आर भी है, यहाँ पर क्या है, आर भी है। मैंने आर को देखा नहीं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे पहली बात।
मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर P, ये जो 2 लिखा है ये बच्चा लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। P जो होगा वो बराबर होगा किसके, 2R के। ये एल्युमिनियम के लिए है, यानी अगर जो P क्यू आर, यानी कि P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, डबल। तो इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो Q की वैल्यू होनी चाहिए वो Q, यानी कि ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं तो Q हो जाएगा, और इसमें 6R क्या हो जाएगा, 3R सॉरी 3R हो जाएगा, 3R। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक दिया गया ऑक्सीजन और यहाँ पर ये दिया गया, तो 3R हो जाएगा। यानी कि Q का कौन वाला है, PQ, Q और R, यानी कि इस ये क्या होना चाहिए, इसका 3 मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 टाइम्स मल्टीपल ये नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका 3 टाइम मल्टीपल दिया गया तो ये सही हो सकता है। और बात की ये इसका 3 टाइम दिया गया तो ये हो सकता है, ये इसका 3 टाइम नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं फिर यहाँ पर यस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2S, 2S, और हाइड्रोजन इसमें किसमें दिया गया, यहाँ पर दिया गया 2Q, 2Q, यानी कि यस और क्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू और यस की वैल्यू, क्यू कौन सा है, क्यू क्यू सेकंड नंबर है, और यस वाला क्या है, लास्ट वाला है, क्यू सेकंड वाला और लास्ट वाला, यानी कि सेकंड और लास्ट बराबर होना चाहिए। तो ये गलत दिया गया तो इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सही क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि अगर जो इसको ये रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन में जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्लोर की परिक्रम यानी क्लोर क्षार परिक्रम के बारे में पूछा गया है। तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर क्लोर मतलब क्लोरीन, और क्षार ये हो गया है, और इसमें हाइड्रोजन भी निकलता है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है परिपथ पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करना है, तो विचार करने मत लग जाना, और देखिए यहाँ पर ध्यान से, यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स कहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेन ले लें ताकि चले कुछ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, अब क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, ये सब सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/r, सॉरी सीरीज कह दिया मैंने, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 2 1, 3 2 1, यानी कि क्या हो जाएगा, आर पैरेलल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 2 5 6, 6 जब उल्टा करेंगे तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इन सब की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या हो गया, 2 ओम हो गया। और ये क्या है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3, और ये भी सीरीज में है तो 3 प्लस के क्या हो जाएगा, x ओम। ये क्या हो गया, पूरा आपका टोटल हो गया। अब बात किया, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी गई है, और धारा जो लिया जा रहा है कितना, 0.5 एम्पियर लिया जा रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो V की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 3 प्लस एक्स, 3 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 प्लस का 0.5 x, और क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगी। 9 कौन से ऑप्शन में देगा, ऑप्शन नंबर डी में देगा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध दोनों को क्या कर दिया जाए, 100% वृद्धि कर दी जाए, तो परिपथ में होने वाले शक्ति क्षय परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या किया गया है, प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध, यानी कि मान लिया धारा क्या है, आई है, और क्या है, प्रतिरोध भी क्या है, आर है। जब 100% वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर जो 100 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100 इसको भी मान लेते हैं, 100 इसको भी मान लेते हैं। जब 100% वृद्धि करेंगे तो I1 ये R1 है, तो I2 क्या हो जाएगा, I2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 वृद्धि करेंगे तो 200 हो जाएगा, R2 जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। ठीक है, अब बात किया इसमें शक्ति क्षय परिवर्तन की प्रसिद्धता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर पहले I निकालना पड़ेगा, तो V बराबर क्या होता है, इसमें आई P बराबर आई स्क्वायर आर टी, P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, R होता है। तो I यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यानी कि P1 निकाल रहा हूँ मैं, तो 100 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या निकालना हूँ मैं, P2 निकालने जा रहा हूँ, P2, तो आई स्क्वायर यानी कि 2, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको मैं 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू पावर 6 हो जाएगा। जब अंतर निकालेंगे, P1 डिफरेंस P2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 डिफरेंस P2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए, यहाँ पर पहले कितना था, ये इतना था और डिफरेंस कितना आया, इतना आया, तो क्या करेंगे, 1 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। तो इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 हो जाएगा। 700 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, 43 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। एल्यूमिनियम के 3 तार XYZ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है इतना, यानी कि एक्स का जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया है, मान लेते हैं 1, और वाई का जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, 5, और जेड का जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, 9 हो गया। ये एरिया है तो कोफिशिएंट है तो गुणा मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात में दिया गया है। और लंबाई लंबाई जो एक्सएल दिया गया है, एक्स एल यानी कि एक्स की लंबाई जो दी गई है वो 9 एल हो गया, यानी कि, और बात की जाए वाई की जो लंबाई हो गई वो कितना हो गया, 5 एल हो गया, और जो जेड की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गया। ठीक है, एल। अब बात किया है, होता क्या फार्मूला, क्या ज्ञात करना हमें, आर ज्ञात करना, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बाई ए, चूंकि एल्यूमिनियम का तार है और हम लोग जानते हैं प्रतिरोधकता जो होता है किसी वस्तु का गुण है, तो चूंकि ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं या निगलेक्ट कर रहे हैं या रहने दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो L1 की वैल्यू L1 L1 की वैल्यू 9, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9L/A, ये क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब बात किया है R2 निकालेंगे, तो R2 जब फार्मूले पे रखें निकालेंगे तो रो रहेगा एल, रो एल यानी कि 5L/A यानी कि 5A, तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, R2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो L/A हो जाएगा, केवल इतना हो जाएगा। अब बात किया R3 निकालेंगे, तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, रो और एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, एल केवल है, और एरिया जाएगा 1/9, तो 9A हो जाएगा। तो R3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/9 रो L/A हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, R1 रेशियो R2 निकालना, तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे भाग करेंगे तो 9 रेशियो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, R1 रेशियो R2, देखो मैच करो, दिया गया किसी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप लोग वहाँ पर XYZ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो, किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा मोचक हार्मोनों को उत्पन्न किया जाता है, मोचक हार्मोन किसके द्वारा निकलता है, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका इसका जो हो जाएगा हाइपोथैलेमस जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्या है, मोचक हार्मोन करता क्या है, तो मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको उत्तेजित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 45 नंबर क्वेश्चन, और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी अंकुरित
होते हुए बीज वृद्धि के पश्चात उसका कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा जो भाग होता है वो उत्तरदायी होता है, आपसे ये पूछा गया। तो आप लोग देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी उधर देखते रहेंगे। तो प्रांकुर जो होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। किधर चला गया पूरा क्वेश्चन? यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रांकुर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप देखो इस बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मटर की किसी लंबे पौधे टी, कौन सा टी है? कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण किसी बौने पौधे के साथ कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात पूछा गया। तो थोड़ा सा जगह चाहिए तो जगह के लिए मैं ऊपर ले रहा हूँ जगह। टी है और क्या है? एक स्मॉल टी है और दोनों क्या है? स्मॉल टी और स्मॉल टी है। तो क्या हो जाएगा 1:1 तो मुझे लग रहा है होना चाहिए। तो एक इसके साथ में जब संकरण होगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और जब ये इसके साथ में आएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा। अगर जो बात की ये इसके साथ में आएगा तो क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा और ये जो इसके साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी बनेगा। और पूछा क्या गया इसमें? ये क्या होगा? ये बौना होगा, ये बौना होगा, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा। तो 2 और 2 बन रहे हैं तो लंबे और बौने का अनुपात पूछेगा 2-2 यानी कि 1-1 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। गमले में लगे स्टार्चहीन पत्ती के भाग को काले कागज से की पत्ती से ढक दिया जाता है। पश्चात 4 से 5 घंटे तक धूप में रख दिया जाता है। कागज की पट्टी को हटाकर स्टार्च की उपस्थिति के लिए आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। पत्ती पर पीले भूरे आयोडीन के ब्लेंड डालकर पाया गया कि तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो पत्ती का समस्त बिना ढका हुआ भाग नीले काले रंग का हो गया। समस्त बिना ढका हुआ भाग। पत्ती का केवल ढका हुआ भाग नीले काले रंग का हो गया। पत्ती का केवल ढका हुआ भाग पीला हो गया, पीला भूरा हो गया। नहीं जी, नीला और काला होगा, नीला काला होगा, ठीक है। तो पीला भूरा की बात नहीं होती तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब बात की स्टार्च का जो परीक्षण होता है वो क्या करता है? स्टार्च क्या करता है? नीला काला कर देता है। तो स्टार्च कहाँ पर रहेगा? स्टार्च वहां पर रहेगा जहां पर क्या हो जाएगा? जहां पर बंद नहीं किया रहेगा। तो यानी कि बिना जो ढका हुआ भाग रहेगा वहां पर नाला नीला काला होगा। तो बिना ढका हुआ भाग, पत्ती का केवल ढका हुआ भाग नहीं जी, बिल्कुल पत्ती जो बिना ढका रहेगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्टार्च का परीक्षण होता है। यहाँ पर देखो 48 नंबर क्वेश्चन। एक कोश के जीवों में पश्चिमार्ध सिलियां जो होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, किसके कारण सही पूछा गया? आप लोग देखो और बताओ। जो सीलिया के बारे में पूछा गया है एक कोश के जीवों में, तो आप लोग देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। कोशिका के एक सिरे पर लंबी कोड़े जैसी संरचना होती है। कोशिका के पृष्ठ पर सूक्ष्म बालों जैसी संरचना होती है। सीलिया के बारे में पूछा गया है। किसी कोशिका द्रव्य में अस्थायी विस्तार होता है। पोषकों के अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए उंगली जैसी संरचना होती है। देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सीलिया। तो क्या हो जाएगा? ये बालों जैसी संरचना होती है और क्या होता है? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो क्या हो जाएगा? कोशिका की सतह के बाहर होता है। तो इसका जो अगर सटीक आंसर की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये बढ़ाने वाला जो होता है वो सीलिया नहीं होता, वो क्या होता है? वलाई होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मानव शरीर में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मानव शरीर में पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो नीचे और भी है, कथन दिए गए हैं नीचे, ठीक है, कि कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं। यहाँ पर सत्य ही पूछा गया है, बिल्कुल सत्य ही पूछा गया है। तो देखो और बताओ। यहाँ पर देखिए अगर जो आपको नहीं पता तो आप लोग किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब नेत्र में निकट वस्तु को देखते हैं तो पश्चिमाभिमुखी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और नेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगर जो आपको नहीं पता तो क्या करेंगे आप लोग? इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए स्टूडेंट में के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है,
ठीक है, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो पछवाई मांसपेशियां स्थिर हो जाती हैं और नेत्र की फोकस दूरी घट जाती है। मान लीजिए ये भी मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से स्किप कर दूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। 4 में कम से कम 2 आपको ऐसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कि आप लोग उनके बारे में पूरे सही तरीके से, अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, कोई नॉर्मल बच्चा रहेगा वो भी सही जानेगा। तो यहाँ पर देखो, निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए उचित क्षमता के लिए अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस की बात की गई है। किसमें? उत्तल लेंस की बात की गई है। ठीक है, और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं किसमें? निकट दृष्टि दोष के दूर के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दूर का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा जिस भी ऑप्शन में दिया गया है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, तीसरा किसमें दिया गया? इसमें दिया गया, ये नहीं होगा, और साथ ही साथ इसमें दिया गया तो ये भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। चौथा देखिए, जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को प्रायः द्विफोक्सी लेंस दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल द्विफोक्सी लेंस दिया जाता है। और द्विफोक्सी लेंस के ऊपरी भाग में क्या होता है? अपसारी लेंस होता है। और ये क्या करता है? दूर की वस्तु को देखने में सहायता करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और निचले भाग में क्या होता है? अपसारी लेंस होता है, और जो कि पास की वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। चौथा सही होना चाहिए। चौथा हमारे विकल्प में होना चाहिए। चौथा हमारे विकल्प में इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन देखो, 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, कार्बन यौगिकों के लिए प्रायः कौन से कथन सही है? ये विद्युत के हीन चालक यानी कुचालक होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो ये इसमें दिया गया और इसमें दिया गया, बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। अब देखो यहाँ पर, ये विद्युत के अच्छे कुचालक है, यानी कि दूसरा नहीं होना चाहिए, मैंने दूसरा पहले ही काट दिया है। ये पर अणुओं के बीच में क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल लगता है। जी नहीं, बिल्कुल, आकर्षण बल जो होता है कम लगता है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बेस मान सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको नहीं पता तो आप लोग कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं ध्यान से। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, 1 और 4 संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 1 और 4, एक ये दिया गया है और चौथा ये दिया गया है। असंतृप्त की बात की गई है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम लोग मानेंगे क्या हो जाएगा, वो असंतृप्त हो जाएगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जी हाँ, बिल्कुल डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये तो संतृप्त नहीं है, यानी कि असंतृप्त है। तो ये बात तो सही है। और इसमें देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है? ये असंतृप्त थोड़ी ना, ये संतृप्त है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला तो नहीं होना चाहिए। देखो पहला किसमें दिया गया? पहला इसमें दिया गया, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, फिर क्या कहा गया है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन संलग्न करके एक को 3 में परिवर्तित कर देगा। एक को क्या कर देगा? 3 में परिवर्तित कर देगा। मान लीजिए ये नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखो, दूसरा और तीसरा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा और तीसरा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर देखिए, दूसरा और इसमें सिंगल बॉन्ड है और इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है? इसमें देखिए, ये भी क्या हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तीसरा तो सही है, पक्की बात है, तीसरा सही है। तो तीसरा इसमें दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और बाकी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी देखो, ये यहाँ पर कहा गया है, 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑक्साइड का उस समूह का पहचान कीजिए जिसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ धातु के ऑक्साइड, यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? धातु। रुक जाइए, मिटा दें थोड़ा सा, अच्छा लगे थोड़ा दिखने में। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और उपधातु की बात की जाए, उपधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, नहीं, उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी होते हैं, एपोप्टोटिक होते हैं। और बात की जाए अधातु के ऑक्साइड, अधातु के कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं।
अब देखो और बता दो कौन सा सही हो जाएगा। Ni क्या है, धातु है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सब धातु दिए गए हैं तो ये सही हो, अधातु दिए गए हैं तो ये सही हो जाएगा। Mg क्या धातु है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जल जो होता है ये कैसा होता है, उदासीन होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर सही मिलान नहीं है, कौन सा जोड़ा। अब घटक जो होते हैं मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। और हमसे पूछा क्या गया, गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर परितंत्र पर्यावरण के अजैव घटक होते हैं, जी नहीं बिल्कुल नहीं, ये बात तो गलत है। पर्यावरण के अजैव घटक थोड़ी ना होते हैं परितंत्र। परितंत्र में जैव घटक भी आते हैं और अजैव घटक भी आते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। और गलत हमसे पूछा गया था, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसमें कहा कि गया है, निम्नलिखित आहार श्रृंखला पर विचार कीजिए। यहाँ पर बाघ दिया गया है, चूहा दिया गया है, सांप दिया गया है और बाज दिया गया है। यहाँ पर किसी शाकाहारी स्तर पर 1000 ऊर्जा उपलब्ध है, तो बाजों को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। यहाँ पर पौधा दिया गया है, ये क्या है, पौधा दिया गया है, ठीक है, ये पौधा दिया गया है। यानी कि पौधों को क्या है, 1000 ऊर्जा उपलब्ध है, तो क्या होता है, केवल 10% मिल पाता है ना, तो क्या हो जाएगा, 1000 का क्या हो जाएगा, 10% निकालेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि बचा कितना, 100 बचा, ये चूहे के पास आया। और अगर जो चूहे से सांप में गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक ही जीरो रहेगा, ये इससे कट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचा केवल। तो केवल कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। सांप से इसमें कितना जाएगा, 10 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो और बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया के अनुसार पानी के तीक्ष्ण अपक्रिया के साथ बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जो ये अपक्रिया दिया गया, इसमें बुझा हुआ चूना है, इसमें जल डाला गया, ये चूना क्या, सॉरी शुष्क चूना है, इसमें पानी डाला गया, ये बुझा हुआ चूना बन गया, ठीक है। ये जो अपक्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है, जी हाँ बिल्कुल ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है। तो यानी कि तीसरा तो होना चाहिए भाई, तीसरा होना चाहिए और चौथा नहीं होना चाहिए। तीसरा दिया गया है, ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात किया इसमें संयोजन अपक्रिया है, जी हाँ बिल्कुल, दो पदार्थ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो संयोजन अपक्रिया भी है, तो ये भी हो जाएगा, सही हो सकता है, मतलब ये भी सही हो सकता है। तो यानी कि दूसरा भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है और दूसरा इसमें नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो सकता है और ये भी क्या हो जाएगा, ये सही हो सकता है, ठीक है। अगर जो रेडाक्स अपक्रिया की बात किया तो यहाँ पर रेडाक्स अपक्रिया नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि दो ऑप्शन सही हो चुके हैं, तो मुझे दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, कौन कौन सा होगा, पहला तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी कोई विलयन सरवर्ती सूचक की कुछ बूंदे डालने पर हल्का नीला रंग देता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, टमाटर के रस का है, सोडियम क्लोराइड का है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या करता है, ये हल्का नीला रंग देता है। हल्का नीला रंग पूछा गया ना, तो हल्का नीला रंग थोड़ी ना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, ये नीला रंग देता है। अगर जो हल्का नीला की बात की जाए तो ये किसके साथ देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देगा, जी हाँ बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही देगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो बात की है जल के साथ कैसा देता है, तो जल के साथ ये हरा रंग देता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, इसमें बेसिकली कहा गया है, जब शुष्क क्वथन नली में CaNO3 के होल्ट वाइज को गर्म किया जाता है, तो ये क्या प्राप्त होता है। पहले मैं समीकरण बना देता हूँ इसका। कहाँ गया पेन, चलो भाई पेन, ठीक है। CaNO3 का क्या हो गया, होल्ट वाइज, NO3 के होल्ट वाइज को क्या किया गया, CaO बनाया गया, NO2 बनाया गया, NaO सॉरी NO2 बनाया गया, और क्या बनाया गया, O2 बनाया गया, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, तो अभिक्रिया को संतुलित करना है, यानी कि यहाँ पर कुछ रखना है P, यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, यहाँ पर Q रख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं R रख दे रहा हूँ, यहाँ पर S रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Ca यानी कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। P जो होना चाहिए और Q यानी कि बराबर होना चाहिए, तो ये
इसमें अलग दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, इसमें अलग ये दिया गया ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी ए एक जगह पर दिया गया, इसमें भी एक जगह पर दिया गया है, तो ये हो जाएगा। अब बात की जाए, अब देखो यहाँ पर क्यू पी की वैल्यू, यहाँ पर एन की वैल्यू पे आ जाते हैं, एन की वैल्यू 2 दी गई है, तो 2p बराबर होगा किसके, एन की, यानी कि आर। आर दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एन केवल एक जगह दिया गया, जी हाँ बिल्कुल एक जगह दिया गया, तो आर, यानी कि जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा वाला आना चाहिए। यानी कि पहले में क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों गलत गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन भी गलत दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऐसे करके आप लोग करेंगे तो आप लोग सही सही तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन और बताओ, बेंजीन के अणु में होते हैं, बेंजीन के अणु में क्या क्या होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो बेंजीन सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पर ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन आपका। ठीक है, और इसमें पूछा गया है यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर है यहाँ पर कार्बन कोने कोने पर है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे, 9 क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, और 3 क्या होंगे, द्विबंध होंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखो ये क्वेश्चन इसमें कहा कि गया है, नीचे आपके उत्तर दिए गए हैं, सही सही उत्तर देखो। 52 नंबर, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, जी हाँ बिल्कुल। लाइपेज पेशिकृत वसा को पचाता है, हाँ जी बिल्कुल ये बात तो सही है, दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। और इस तीसरा चौथा देख लीजिए, जठर ग्रंथियां में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन और श्लेष्मा विमुक्त करती हैं, और यहाँ पर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन थोड़ी ना करेगा, चौथा गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी कि सही क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर देखो, अ, जब एक क्वेश्चन नली में लेड नाइट्रेट को बर्नर से गर्म किया जाता है तो क्या मिलेगा, यानी कि लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर देखो, लेड नाइट्रेट का विघटन करना तो क्या प्राप्त होगा, लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीजन भी साथ में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, जी हाँ बिल्कुल यही सही हो जाएगा। यहाँ पर लेड ऑक्साइड दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा, लेड डाइऑक्साइड होता है तो गलत हो जाएगा। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जी हाँ बिल्कुल ये होता है, और यहाँ पर केवल लेड दिया गया, लेड थोड़ी ना होता, लेड ऑक्साइड होता है, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी बच्चों। और क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, आयनिक यौगिक चूज करना है, तो एम जी प्लस ओ टू माइनस ओ डबल माइनस एन ए टू प्लस एन ए सी एल माइनस, यानी कि ये क्या हो गया, आयनिक यौगिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर सी सी एल फोर दिया गया तो ये गलत हो जाएगा इसके वजह से। और बात किया यहाँ पर एम जी सी एल टू दिया गया, और नीचे विकल्प दिया गया क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सी सी एल फोर दिया गया तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर सी एल की वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपसे ये पूछा गया है। तो थायरॉक्सिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा का उपपचयी को विनियमित करता है, और बात किया यह शरीर की वृद्धि, हृदय शर्करा को स्त्री को विनियमित करता है, या थायराइड में थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन संश्लेषण के, जी हाँ बिल्कुल तीसरा तो सही है, तीसरा सही है, तो यानी कि इसमें नहीं दिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग करेंगे अगर जो आपको नहीं पता तो। ठीक है, थायरॉक्सिन का अपर्याप्त स्राव बौनेपन का कारण होता है। तो थायरॉक्सिन क्या करता है, वो उपचयी क्रियाओं को विनियमित करता है, जी हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहला तो सही हो जाएगा, तो पहला इसमें दिया गया, इसमें दिया गया और इसमें दिया गया। ठीक है, अब बात की जाए और देखेंगे सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखिए और बताइए इसमें सेकंड हो जाएगा या नहीं होगा। यह शरीर के रुधिर शर्कराओं को स्तरों को भी विनियमित करता है, ये बात सत्य है या असत्य है, जल्दी से बताओ।
तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये बात असत्य है, ये बात तो क्या असत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा जो दिया गया जिसमें वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये इसको नहीं कह सकते अभी हम, ये गलत हो जाएगा। और बात की बौनेपन के लिए भी कारण नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल बात की जाए तो इसका ओवरऑल जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो सही ऑप्शन होगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। लैंगिक प्रजननकारी जीवों के दौरान प्रजनन के दौरान लक्षण जो संतानीय संचरित होते हैं वो दर्शाते हैं। केवल माता के समानताएं और पिता के साथ भिन्नताएं, माता और पिता के साथ समानताएं और भिन्नताएं, जनकों के साथ समानताएं और भिन्नताएं। जी हाँ बिल्कुल, इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंगिक जनन की खास बात यही होती है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। धमनियों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है। धमनियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं, जी हाँ बिल्कुल। इनकी भित्तियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं। वाल्व युक्त होती हैं धमनियाँ, वाल्व युक्त है। और रुधिर उच्च होता है, जी हाँ बिल्कुल। दबाव होता है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को ले जाती हैं। मोटी प्रत्यास्थ भित्ति, भित्ति तो क्या होती है, मोटी होती है, ये बात तो पक्की सही है, तो ये गलत हो जाएगा। धमनी के बारे में कहा गया ना। अब बात की वाल्व विहीन होती हैं या निम्न निम्न दाब से थोड़ी ना होता, तो ये गलत हो जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। मैंने आपको बहुत सारे क्या कर दिए, काट दिए हैं। अब दोनों में से क्या हो जाएगा, जो वाल्व युक्त होता है या वाल्व विहीन होता है धमनी है। धमनियाँ क्या होती है, वाल्व युक्त होती है या वाल्व विहीन होती हैं। इनमें वाल्व नहीं होता, धमनियों में क्या होता है, वाल्व थोड़ी ना होता है। किसमें, सिराओं में वाल्व होता है, तो क्या हो जाएगा, वाल्व विहीन होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही जगह है। भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, वाल्व विहीन होती है, और रुधिर क्या होता है, उच्च दाब से प्रवाहित होता है और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाती हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से उस लवण का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक अणु के साथ संबद्ध ताप पर क्रिस्टलन के जल कहे जाने वाले जल के अणुओं की संख्या न्यूनतम है। सोडियम कार्बोनेट में 10 पाए जाते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कॉपर सल्फेट में 5 पाए जाते हैं, और कैल्शियम सल्फेट में 2 पाए जाते हैं, और फेरस सल्फेट में 7 पाए जाते हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, इसमें कहा कि जब सोडियम क्लोराइड यानी कि क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर सोडियम जमा हो जाता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस जमा हो जाता है। एनोड एनोड पहली बात पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कौन होता है, एनोड होता है, एनोड। तो यहाँ पर नेगेटिव ही चीजें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। एनोड के निकट सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित हो जाता है। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो एनोड पर क्लोरीन गैस होती है और कैथोड पर क्या होता है, सोडियम जमा हो जाता है। सोडियम नहीं, हाइड्रोजन होता, तो ये गलत हो जाएगा। एनोड पर क्लोरीन तो होता है लेकिन कैथोड पर हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन गैस। जी हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब तो संतुलित करने वाले क्वेश्चन में आप लोग माहिर हो चुके होंगे। यहाँ पर देखो ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, 3C के। यानी कि ए यानी कि तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें दूसरा वाला पहला वाला मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं मिल रहा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये मिल रहा है तो ये सही हो सकता है, और यहाँ पर भी मिल रहा है तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। अब बी, यहाँ पर ऑक्सीजन का ना दिया गया, यहाँ पर 4C, ऑक्सीजन के लिए मैं देख रहा हूँ 4C, और यहाँ पर क्या दिया बी, बी यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। यही तो होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, इसमें मल्टीप्लाई करके, यानी कि क्या रखें इसमें कि 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, तो ये इसमें नहीं होगा। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। और बात की जाए, और बच रहा है कोई, हाइड्रोजन बच रहा है। हाइड्रोजन के लिए देखेंगे यहाँ पर 2B बराबर होगा किसके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन करना है 2D, 2D यानी कि बी और डी बराबर होना चाहिए, बी और डी। बी ये है तो ये बराबर नहीं, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक।